हेलो, आवाज आ रही है क्या? चलिए। आवाज आ रही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राम राम। आवाज क्लियर है एकदम? ओके ओके, पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, बिल्कुल। भेज दूंगा, भेज दूंगा। चलिए, प्रारंभ करते हैं। तो फिर आज का टॉपिक है ना, अपन ने कल स्त्री प्रसूति में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे सारे वो थे, है ना। अब अपन आज बात करते हैं बाल रोग की, है ना। चलिए बात करते हैं बाल रोग की, है ना। चलिए, तो बाल रोग की अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। करते हैं बाल रोग की बात। चलिए, तो बाल रोग में सबसे पहले अपन बात करते हैं वय विभाजन के बारे में, मतलब वय विभाजन के बारे में बात करते हैं। जिन लोगों को आवाज डबल आ रही है, कितने लोगों को आवाज डबल आ रही है? आवाज सही है? स्क्रीन क्लियर है? जल्दी जल्दी बताएंगे। एक बार थम्स अप देंगे। आवाज सही है क्या? स्क्रीन क्लियर है एकदम? चलिए 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 चलिए, बात करते हैं फिर आगे। तो बात करते हैं बाल रोग की। किसकी बात करते हैं? बाल रोग। बाल रोग में सबसे पहले अपन बात करते हैं वय विभाजन की। किसकी बात करते हैं? वय विभाजन। वय मतलब आयु को किस तरीके से विभाजित किया गया है, आयु को किस तरीके से विभाजित किया गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सुश्रुत की। किसकी बात करते हैं? सुश्रुत। तो सुश्रुत ने बेसिकली वय को, आयु को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। एक है बाल्यावस्था, एक है मध्यम अवस्था और एक है वृद्धावस्था। ठीक है, एक बचपन, एक मिडिल स्टेज और एक बुढ़ापा। ठीक है ना, वृद्धावस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को अब सुश्रुत ने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला बोला है क्षीरप। क्षीरप उस बालक को बोलते हैं जो केवल क्षीर पर रहता है, जो केवल दुग्ध का सेवन करता है, उसको बोलते हैं क्षीरप। ये अवस्था आचार्य सुश्रुत ने मानी है पैदा होने से 1 वर्ष तक। कितने तक? पैदा होने से 1 वर्ष तक। तो क्षीरप में क्या माना है? 0 to 1 वर्ष। 0 to 1 वर्ष या 1 ईयर। उसके बाद बात आया है क्षीर अन्नद, मतलब जो क्षीर भी यूज करता है, मतलब जो क्षीर का भी सेवन करता है और अन्न भी खाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्षीर अन्नद। क्या बोलते हैं? क्षीर अन्नद। इसकी आयु बताई गई है 1 से लेके 2 वर्ष। क्या बताई गई है? 1 से लेके 2 वर्ष। 1 से लेके 2 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं अन्नाद। उसके बाद क्या बोला है? अन्नाद, जो केवल अन्न का सेवन करता है। जो किसका सेवन करता है? अन्न का। ठीक है ना, केवल अन्न नहीं, अन्न का सेवन ही करता है मेनली, है ना। तो इसकी बताई गई है 2 से लेके 16 वर्ष। क्या बताई गई है? 2 से लेके 16 वर्ष। ठीक है, तो सुश्रुत ने कितने वय विभाजन किए? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली बाल्यावस्था, दूसरी मध्यम अवस्था, तीसरी वृद्धावस्था। बाल्यावस्था को उसने 3 भाग में विभाजित किया। सबसे पहली बात करी क्षीरप। सबसे पहले बात करी क्षीरप। सबसे पहले क्या बात करी? क्षीरप। क्षीरप की क्या आयु है? 0 से लेके 1 वर्ष तक। 0 से लेके 1 वर्ष तक, मतलब जन्म से 1 वर्ष तक के बालक को क्षीरप बोलते हैं।
क्षीर अन्नद क्या बोला है? क्षीर अन्नद बोला है 1 से लेके 2 वर्ष तक, 1 से लेके 2 वर्ष तक। और अन्नाद किसको बोला है? 2 से लेके 16 वर्ष, 2 से लेके 16 वर्ष। तो 2 से लेके 16 वाले को क्या बोलते हैं अपन? अन्नाद। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं मध्यम अवस्था। उसके बाद बात करते हैं मध्यम अवस्था। तो मध्यम अवस्था में 4 अवस्थाएं इसने बताई हैं। सबसे पहले वृद्धि, उसके बाद यौवन, उसके बाद संपूर्णता, उसके बाद हानि। इसको याद कर सकते हैं, वयस, वयस है, वयस है, वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। इसको याद करना बड़ा ही आसान सा काम है, बड़ा ही आसान काम है। देखते हैं कैसे याद करना है। तो अपन ने पढ़ा क्षीरप कहां से कहां तक है? क्षीरप 0 से लेके 1 वर्ष, क्षीर अन्नद 1 से लेके 2 वर्ष, अन्नद है 2 से लेके 16 वर्ष। ठीक है। उसके बाद मध्यम अवस्था की बात करें तो मध्यम अवस्था में क्या है? वयस है। वयस ऐसे वृद्धि, यौवन, संपूर्णता और हानि। तो वृद्धि की बात करते हैं। तो वृद्धि की अगर बात करें तो 16 से लेके 20 वर्ष की आयु, 20 वर्ष की आयु को क्या बोला है? वृद्धि बोला है। क्या बोला है? वृद्धि बोला है। यौवन किसको बोला है? 20 से लेके 30। 16 से 20 हो गई वृद्धि, 20 से 30 हो गई क्या? यौवन। अब 30 से 40 वाली आयु को क्या बोला है? संपूर्णता। क्या बोला है? संपूर्णता। और हानि किसको बोला है? 40 से लेके 70 वर्ष की आयु को क्या बोला है? 40 से लेके 70 वर्ष की आयु को क्या बोला है? हानि बोला है। उसके अलावा वृद्धावस्था। वृद्धावस्था क्या है? 70 वर्ष से ज्यादा, 70 वर्ष से जब तक इंसान जी रहा है, जब तक मनुष्य जी रहा है, जब तक उसकी आयु है, 70 से लेकर मृत्यु पर्यंत तक उसकी आयु को क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था। क्या बोलते हैं? वृद्धा अवस्था। तो सुश्रुत के अनुसार ये है वय का विभाजन। ठीक है। बाल्यावस्था, मध्यमावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में 3 बोली गई है। कौन कौन सी बोली गई है? क्षीरप, क्षीरन्नद, अन्नाद। क्षीरप 0 से 1 वर्ष, अन्नाद 1 से 2 वर्ष, सॉरी क्षीरन्नद 1 से 2 वर्ष, अन्नाद 2 से 16 वर्ष। वृद्धि कितनी मानी? 16 से 20 में वृद्धि, 20 से 30 यौवन, 30 से 40 संपूर्णता और 40 से 70 हानि। ठीक है ना। और वृद्धावस्था मानी है 70 से लेके मृत्यु पर्यंत तक, 70 से लेके मृत्यु पर्यंत तक बोली है वृद्धा अवस्था। चलिए बात करते हैं। अब काश्यप ने भी एक वर्णन किया है। क्या किया है काश्यप ने? तो काश्यप ने क्या बोला है साहब? तो काश्यप एकमात्र ऐसे आचार्य हैं, काश्यप एकमात्र ऐसे आचार्य जिन्होंने गर्भ अवस्था को बोला है, जिन्होंने गर्भ अवस्था को माना। कोई काश्यप किसके थे? काश्यप बच्चों के डॉक्टर थे। काश्यप किसके थे? बच्चों के डॉक्टर, है ना। किसके डॉक्टर थे? काश्यप बच्चों के। ठीक है ना। तो काश्यप ने वह वर्गीकरण में गर्भ अवस्था को माना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन आचार्य के द्वारा वह वर्गीकरण में गर्भावस्था को माना गया है? तो इसका उत्तर होगा काश्यप। इसका उत्तर होगा काश्यप। अब इन्होंने भी क्या बोला है? इन्होंने भी अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहले बोला है गर्भ अवस्था। तो इन्होंने गर्भ अवस्था बोली है जन्म तक। कब तक बोली है? जन्म तक गर्भ अवस्था है, जब तक गर्भ में था। जब तक गर्भ में था उसको क्या बोलते हैं? गर्भ अवस्था। उसके बाद 1 वर्ष तक की आयु को क्या बोलते हैं? ये बाल अवस्था। क्या बोलते हैं? बाल अवस्था। जबकि सुश्रुत क्या बोल रहे थे? 1 से लेके 16 वर्ष तक की आयु को उसने बाल अवस्था में रखा था, है ना। 1 से लेके 16 वर्ष की आयु को बाल अवस्था में रखा था। कुमार बोला इन्होंने। कुमार कितने साल का? कितने साल का कुमार होता है? 16 वर्ष तक का। 16 वर्ष तक के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कुमार। क्या बोलते हैं? कुमार। उसके बाद बात करें यौवन। यौवन कब आता है आदमी का? 16 से लेके 34 वर्ष तक यौवन अवस्था। कौन सी अवस्था? यौवन अवस्था। ठीक है ना। उसके बाद आई मध्यम अवस्था। कौन सी अवस्था? मध्यम अवस्था। ये बोलिए 34 से लेके 70 वर्ष। कब बोलिए? 34 से लेके 70 वर्ष। और वृद्धावस्था वही सुश्रुत वाली सेम बताइए, 70 से मृत्यु पर्यंत। 70 से मृत्यु पर्यंत। तो काश्यप के अनुसार भी वह विभाजन इस प्रकार है: गर्भ अवस्था जन्म तक, बाल्य अवस्था 1 वर्ष तक, कुमार अवस्था 16 वर्ष तक, यौवन अवस्था 16 से 34 वर्ष तक, और मध्यम अवस्था 34 से 70 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 70 से मृत्यु तक। 70 से मृत्यु तक। ठीक है। गर्भ की परमायु 100 वर्ष बताई गई है। गर्भ की परमायु शतायु बताई है चरक सारणी में। गर्भ की आयु बताई गई है, गर्भ की परम आयु 100 वर्ष। ठीक है। चलिए 1 वर्ष। चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं औसत मात्रा। किसकी बात करते हैं? औसत मात्रा। अब अपन बात करें अगर औसत मात्रा की, तो औसत मात्रा, औसत की मात्रा कितनी देनी चाहिए? तो एक सबसे पहला पॉइंट याद रखना, स्टडी ऑफ ड्रग डोज क्या कहलाता है? पोसोलॉजी। क्या कहलाता है? पोसोलॉजी। ठीक है। क्या कहलाता है? पोसोलॉजी। क्या कहलाता है? पोसोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ड्रग डोज,
ड्रग डोज इज कॉल्ड पोसोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको अपन? पोसोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोसोलॉजी। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पोसोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोसोलॉजी। अब आचार्य सुश्रुत की अगर अपन बात करें तो सुश्रुत ऐसा बोलता है कि बच्चों में कैसी औषधियों का प्रयोग करना चाहिए? मृदु औषधियों का, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं? सुकुमार होते हैं, तो इसलिए मृदु औषधियों का प्रयोग करना चाहिए और छेदनीय औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। कैसी औषधियों का? छेदनीय औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि सुश्रुत ने जो बाल्य अवस्था में 3 स्टेज बताई, क्षीरप, क्षीरन्नाद और अन्नाद। बताओ क्षीरप की आयु क्या बताई थी? क्षीरप कब से कब तक क्षीरप बोलते हैं? बोलो, क्षीरप कहां से कहां तक बोलते हैं? अरे बताएंगे, अरे बताएंगे जल्दी। क्षीरप कब से कब तक, क्षीरन्नाद कब से कब तक और अन्नाद कब से कब तक? तो क्षीरप में औषधि की मात्रा कितनी देनी है? तो क्षीरप में औषधि की मात्रा कितनी देनी है? 0 से 1 क्षीरप, क्षीरन्नाद, क्षीरन्नाद। चलिए ओके, क्षीरप में देते हैं पर्व द्वय, मतलब उंगली के 2 पर्व, पर्वों को डुबाएंगे औषधि में और उनको जितनी मात्रा आएगी औषधि की उसको क्या बोलेंगे? पर्व द्वय मात्रा। तो क्षीरप वाले में पर्व द्वय मात्रा देते हैं। कितनी मात्रा देते हैं? पर्व द्वय। कितनी मात्रा देते हैं? पर्व द्वय। क्या देते हैं? पर्व द्वय। अगर अपन क्षीरान्नाद की बात करें तो उसमें देते हैं कोल अस्थि सम। क्या देते हैं? कोल अस्थि सम। और अन्नाद में देते हैं कोल सम। कोल मतलब बेर और कोल अस्थि मतलब बेर की गुठली। कोल अस्थि मतलब बेर की गुठली और कोल मतलब बेर। तो क्षीरप बालक है, क्षीरप बालक है तो उसको कम मात्रा में देंगे, तो इसलिए उसमें कितनी देते हैं? पर्व द्वय ग्रहण संहिता, मतलब क्षीरप में कितनी देते हैं? पर्व द्वय के बराबर। क्षीर अन्नद की बात करूं तो इसमें कोल अस्थि बेर की गुठली के बराबर दी जाती है। कितनी दी जाती है औसत की मात्रा? बेर की गुठली के बराबर, मतलब कोल अस्थि सम। पेपर में कोल अस्थि टर्म ही आएगा। और अन्नाद में क्या दी जाती है? कोल सम या बेर के समान। कितनी दी जाती है? बेर के समान। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। काश्यप के अनुसार बात करते हैं, तो काश्यप के अनुसार अगर मैं औसत मात्रा की बात करूं तो काश्यप बोलता है कि नवजात शिशु है, नवजात शिशु है तो 8 मास तक के बालक को, है ना, सबसे पहले बात करते हैं। तो नवजात शिशु में कितनी मात्रा देनी है? विडंग फल मात्रा देनी है। कितनी मात्रा देनी है औसत की? विडंग फल। कितनी देनी है? विडंग फल। कितनी मात्रा देनी है साहब? विडंग फल मात्रा देनी किसके साथ में? मधु और घृत के साथ में। किसके साथ में देनी है? मधु और घृत। तो विडंग फल मात्रा देनी है नवजात शिशु में। कितनी मात्रा देनी है? विडंग फल मात्रा देनी है नवजात शिशु में। और किसके साथ में देना है? मधु और घी के साथ में मिला के देना है। और ये जो मात्रा होती है, ये जो मात्रा होती है, तो काश्यप जी बोलते हैं कि चालू तो सब विडंग फल से चालू कर दो। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है, मात्रा को बढ़ाते जाओ, मात्रा को बढ़ाते जाओ। लेकिन कभी भी मात्रा को, तो 8 मास तक के बालक में मात्रा कितनी है? 8 मास तक के बालक को औसत की मात्रा कितनी है? चलिए देखो, इसको अभी छोड़ेंगे, इस पॉइंट को छोड़ो। मैंने क्या बताया? काश्यप अनुसार नवजात शिशु में कितनी मात्रा देनी है? विडंग फल मात्रा देनी है। किसके साथ में? मधु और घृत के साथ में। किसके साथ में देनी है? मधु और घृत के साथ में। और ये जो मात्रा होती है, ये जो मात्रा होती है, ये मात्रा वय के अनुसार, मतलब इसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी मात्रा को बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है? आम्लक प्रमाण। कितनी हो सकती है? आम्लक। तो विडंग फल से चालू किया, कहां से चालू किया? विडंग फल से। और मैक्सिमम डोज कितनी हो सकती है बच्चों में? मैक्सिमम डोज कितनी हो सकती है? आम्लक प्रमाण में। कितनी हो सकती है? आम्लक प्रमाण में हो सकती है। इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। ऐसा कौन बोलते हैं? काश्यप देव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काश्यप। ठीक है ना। अब 8 मास तक के बालक को औसत मात्रा जो देनी है वो स्नेह की चतुर्थांश देनी है। कितनी देनी है? स्नेह की चतुर्थांश। जितना स्नेह उसकी 1/4 मात्रा देनी है 8 मास तक के बालक को, है ना। तो ये बोला गया है। क्या बोला गया है? इसलिए मैंने इसको छोड़ने के लिए भी बोला था। तो क्या बोला गया है कि जो 8 मास तक का बालक है उसको, उसके लिए औसत मात्रा क्या है? तो आपसे पूछा जाएगा 8 मास तक के बालक के लिए इस औसत की मात्रा कितनी होती है? तो औसत की मात्रा स्नेह के चतुर्थांश देनी है। क्या देनी है? स्नेह के चतुर्थांश। जितना स्नेह दोगे उसके चतुर्थांश देनी है। अब फिर ये पूछा गया कि स्नेह की मात्रा क्या बताइए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं हर साल लगभग पेपर में। ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम्स में आ रहे हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, काश्यप की स्नेह की मात्रा। ठीक है ना।
तो देखो 8 माह तक ही दिया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं नवजात शिशु में, तो नवजात शिशु में क्या देनी है, छोटी कोल अस्थि के समान। क्या देनी है, छोटी कोल अस्थि के समान। छोटी कोल अस्थि मतलब छोटे बेर की गुठली, उसके समान देनी है। तो नवजात शिशु में देनी है छोटी कोल अस्थि के समान। क्या देनी है, स्नेह की मात्रा। अब 1 माह के बालक में कितनी देनी है, कोल सम मतलब बेर के समान। कितनी देनी है, बेर के समान। कितनी देनी है, बेर के समान। और 3 माह के बालक में कितनी देनी है, 3 माह के बालक में 2 कोल समान मतलब 2 बेर के समान। ठीक है ना। और 4 माह के बालक में क्या देनी है, सूखे आंवले के समान, शुष्क आमलक के समान। और 5 से 6 माह के बालक में कितनी देनी है, आर्द्र आमलक के समान। कितनी देनी है, आर्द्र आमलक के समान। और 7 से 8 माह के बच्चे में कितनी देनी है, इससे कुछ अधिक देनी है। इससे अधिक, आर्द्र आमलक से थोड़ी अधिक देनी है। ठीक है ना, पर्टिकुलर नहीं बताया गया। तो अब जैसे मैं आपसे पूछूं 1 माह के बालक में कि कोल सम मात्रा बताइए, क्या बताइए, कोल सम मात्रा बताइए। तो औसत की मात्रा कितनी होगी, औसत की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो मैं बोल दूंगा जो स्नेह की मात्रा कोल सम है ना, उसकी चौथाई कर दो। उसकी क्या कर दो, चौथाई कर दो। उसकी जितनी चौथाई कर दोगे वही मात्रा किसकी दी जाएगी, औसत की दी जाएगी। किसकी दी जाएगी, औसत की। कहने का मतलब ये है। ठीक है ना। तो स्नेह की एक रत की मात्रा नवजात शिशु में कितनी बताई साहब, छोटी कोल अस्थि के समान। कितनी बताई, छोटी कोल अस्थि के समान। या पेपर में कोल अस्थि आ रहा है तो कोल अस्थि भी बोल सकते हैं, कोल अस्थि के समान। किसके समान, कोल अस्थि के समान। किसके समान देनी है नवजात शिशु में, कोल अस्थि के समान। किसके समान देनी है, कोल अस्थि के समान। किसके समान, कोल अस्थि के समान। ठीक है। 1 माह के बालक में क्या देनी है, कोल समान। क्या देनी है, 1 में कोल, 1 में कोल, 3 में 2 कोल। 1 में कोल, 3 में 2 कोल। और 4 में क्या देनी है, शुष्क आमलक के समान। किसके समान देनी है, शुष्क आमलक के समान। और 5 से 6 में क्या देनी है, गीले आमलक के समान मतलब आर्द्र आमलक के समान, आर्द्र आमलक के समान। ठीक है। और 7 से 8 में क्या देनी है, आर्द्र आमलक से कुछ ज्यादा, आर्द्र आमलक से कुछ ज्यादा। अरे समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या। कोल मतलब होता है 3 ग्राम वैसे तो, है ना। चलो चलो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं स्तन्य की, बात करते हैं स्तन्य की। अब स्तन और स्तन में फर्क पड़ता है क्या, स्तन और स्तन में फर्क पता है क्या, अरे स्तन और स्तन्य में फर्क पता है। चलिए, स्तन्य किसको बोलते हैं, स्तन्य बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क को। किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को। और अगर स्तन बोले तो स्तन बोलते हैं ब्रेस्ट को। किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट को। या मेमोरी ग्लैंड को। किसको बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड को, मेमोरी ग्लैंड को। ठीक है ना। तो स्तन्य है तो वो ब्रेस्ट मिल्क है, और स्तन किसको बोलते हैं, ब्रेस्ट को या मेमोरी ग्लैंड को। तो स्तन को तो बोलते हैं स्तन, और स्तन्य बोलते हैं उससे निकलने वाला जो दुग्ध है उसको बोलते हैं स्तन। ठीक है ना। चलिए, तो स्तन्य के प्रमाण की बात करूं तो आचार्य भागवत ने बोला स्तन कितने होते हैं स्त्री में, स्तन कितने होते हैं स्त्री में, स्तनों की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। तो स्तन्य का प्रमाण भी कितना होता है, स्तन्य का प्रमाण होता है 2 अंजलि। कितना होता है, 2 अंजलि। कितना होता है, 2 अंजलि। ये पूछ सकता है आपसे कि स्तन्य का प्रमाण कितना होता है, 2 अंजलि। अगर मैं आपसे पूछूं आर्तव का प्रमाण कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं आर्तव का प्रमाण कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं आर्तव का प्रमाण कितना होता है, तो आर्तव का प्रमाण क्या होता है, स्तन्य के प्रमाण का दुगना होता है। कितना होता है, 4 अंजलि। कितना होता है, 4 अंजलि। ठीक है ना। तो आर्तव का प्रमाण 4 अंजलि और स्तन्य का प्रमाण 2 अंजलि होता है। ठीक है, ऐसा भागवत जी ने बोला है। चलिए आगे बात करते हैं। तो नारी स्तन्य के अगर मैं रस की बात करूं तो रस होता है मधुर, और अनुरस होता है इसका कसाय। अनुरस कसाय मतलब जब बच्चा पहले पिएगा तो उसको पहले मीठा लगेगा, और उसके बाद में उसको कैसा लगेगा, मुंह में कसेला कसेला लगेगा। ठीक है ना, ऐसा सुश्रुत बोलते हैं। तो नारी स्तन्य का रस पूछा जाए तो मधुर, और अनुरस पूछा जाए तो कसाय। इसको सोच नहीं पाते, अनुरस में गलती कर देते हैं, मधुर ही मधुर लगे जाते हैं आंसर। ठीक है ना। तो नारी स्तन्य का रस है मधुर, और अनुरस है कसाय, अनुरस है कसाय। अब कुछ चीजें और बोली गई हैं, वो जो नारी का स्तन्य जो होता है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आचार्य सुश्रुत बोलते हैं नारी स्तन्य का प्रयोग आश्योतन में कर सकते हैं, नस्य में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, आश्योतन में कर सकते हैं और नस्य में कर सकते हैं। ठीक है ना।
इसके अलावा मैं बात करूं, चरक ने क्या बोला है, नावनम रक्त पित्ते च तर्पणम अच्छी सूलनम, मतलब नारी के स्तन से, नारी के स्तन से रक्त पित्त में क्या दे दो, नस्य दे दो, रक्त पित्त में नस्य दे दो, और अच्छी सूल हो रहा है तो तर्पण कर दो, इससे क्या कर दो, तर्पण कर दो, क्या कर दो, तर्पण कर दो, सही है ना, क्या कर दो, तर्पण कर दो। अनुरस मतलब जो, जैसे तुमने कभी आंवला खाया है, तो आंवला जब खाते हो पहली बार तो कैसा लगता है, कसेला कसेला सा लगता है, और उसके बाद थोड़ा देखो पानी वानी पियो तो आंवला कैसा मीठा मीठा लगता है, तो जो बाद में रस आ रहा है, अनु मतलब बाद में जो आ रहा है ना, तो वो क्या है, अनुरस है उसका, समझ गए। चलिए, तो इसका रस कैसा है नारी स्तन्य का, मधुर है, और अनुरस कैसा है, कसाय है। तो नारी के स्तन्य को रक्त पित्त में नस्य देना है और अच्छी सूल में तर्पण करना है, ऐसा किसने बोला है, चरक ने बोला है। किसने बोला है, चरक ने। नावनम रक्त पित्त तर्पणम अच्छी सूलनम, ठीक है। चलिए, अब बोला है कि अगर नारी स्तन्य का अभाव है, जैसे किसी किसी फीमेल ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे को जन्म देने के बाद उसमें अगर उसके स्तनों में दूध का स्राव नहीं हो रहा है, उसके स्तनों में दूध का स्राव अगर नहीं हो रहा है, तो दूध का स्राव नहीं हो रहा है, तो आचार्यों ने कुछ बताया है। आचार्यों ने क्या बताया है कि अगर नारी स्तन्य का अभाव है तो या तो अजा दुग्ध, बकरी का दुग्ध यूज करो। किसका, बकरी का दुग्ध। अजा मतलब बकरी, गोट, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं है तो गौदुग्ध यूज करो, क्या करो, गौदुग्ध। लेकिन आजकल डॉक्टर बोलते हैं पाउडर वाला पिलाओ, ठीक है ना, क्या पिलाओ, पाउडर वाला, वही चल रहा है धुआंधार। और वाघवट बोलते हैं अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसा करो, नॉर्मल दूध लो, उसको लघु पंचमूल से साधित कर लो। किससे साधित कर लो, लघु पंचमूल से। तो वाघवट बोलते हैं लघु पंचमूल साधित दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। अरे बोलो, अरे बोलो, सही है, लघु पंचमूल साधित दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये सब भी नहीं मिल रहा तो एक धात्री रख लो, क्या रख लो, धात्री, मतलब दाई माँ रख लो, वो दूध पिला सकती है। पुराने जमाने में होता था ऐसा, है ना, रानियां नहीं पिलाती थी, ठीक है, धात्री जो होती थी वो पिलाती थी, ठीक है ना। लघु पंच मूल, ठीक है, तो लघु पंच मूल, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एक चीज, स्वर्ण प्राशन। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका, स्वर्ण प्राशन सब दे रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है ना। तो सब दे रहे हैं अपने बालकों को, क्यों दे रहे हैं, देखते हैं स्वर्ण प्राशन क्या है पहले तो स्वर्ण प्राशन कुछ नहीं है, स्वर्ण को मधु प्लस घृत के साथ में चटाना, स्वर्ण को मधु प्लस घृत के साथ में चटाना, इसको क्या बोलते हैं, स्वर्ण प्राशन बोलते हैं। लेकिन जो मार्केट में आता है उसमें केवल स्वर्ण नहीं होता, स्वर्ण तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन स्वर्ण क्या होता है, स्वर्ण के अलावा क्या होता है उसमें, बहुत सारे, जैसे ब्राह्मी का स्वरस डाल दो, है ना, वचा वगैरह मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों का क्या है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपको याद रखना, स्वर्ण प्राशन में क्या होता है, स्वर्ण होता है, मधु होता है, प्लस घृत होता है, इसको मिक्स करके दिया जाता है। तो ये है प्योर स्वर्ण प्राशन, तो है ना। तो स्वर्ण में मधु प्लस घृत मिला के दे दो, तो स्वर्ण में मधु प्लस घृत, तो स्वर्ण प्राशन का अनुपान क्या हो गया, मधु और घृत, मधु और घृत, इसका अनुपान हो गया, ठीक है ना। मधु और घृत क्या है, अनुपान हो गया इसका, है ना। अब इसके लिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि पूर्व दिशा में मुख करके, कि साहब कोई एक व्यक्ति बैठा है, ये एक व्यक्ति बिठा दो, ठीक है ना, यहाँ पे एक सिल लगा दो, पत्थर लगा दो, है ना। और ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, इस पे, यहाँ पे पानी डाल के, ये गोल्ड का टुकड़ा है, इसको यहाँ पे घिसो, इसको घिसो, और घिसने के बाद क्या करो, इसमें मधु और सरपी मिला दो, इसमें मधु सरपी मिला के बच्चे को छटा दो, यही है स्वर्ण प्राशन, ठीक है। इस यही क्या है, स्वर्ण प्राशन, ठीक है ना। चलिए, स्वर्ण प्राशन क्या है कि पूर्व पूर्व दिशा में, सॉरी, पूर्व दिशा में मुख करके धोए हुए पत्थर पर पानी के साथ, ठीक है, पूर्व दिशा में मुंह करो, एक पत्थर लो, ठीक है ना, और क्या करो उसमें स्वर्ण स्वर्ण को घिसो, ठीक है ना। आजकल तो ड्रॉप देते हैं, तो पुराने जमाने की बात चल रही है ना, उसको घिस के मधु और सर्पी के साथ में चटाओ, है ना। उसको मधु और सर्पी के साथ में चटाना क्या बोलते हैं, स्वर्ण प्राशन, क्या बोलते हैं, स्वर्ण प्राशन, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है, और इसका फायदा क्या है, तो मेधा अग्नि बल विवर्धनम, ये बच्चे की क्या बढ़ाता है, मेधा मतलब उसकी बुद्धि बढ़ाता है, उसका इंटेलेक्चुअल बढ़ाता है, ठीक है ना, उसकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ाता है,
ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, उसकी अग्नि को वर्धन करता है, इसके अलावा बल को बढ़ाता है, उसके अलावा उसकी आयु को बढ़ाता है और उसको वृषता देता है, उसमें वृक्ष गुण देता है, मतलब उसकी शुक्र धातु की भी पुष्टि करता है। करते हैं बिल्कुल करते हैं, देते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। अब एक चीज बोली गई है कि अब आचार्यों ने इसकी फलश्रुति बोली है कि अगर मासात सेवन, अगर एक महीने महीने अगर बच्चा इसका कंटिन्यूस सेवन करा दिया जाए ना किसी बच्चे को, तो वो परम मेधावी बन जाता है भाई साहब। क्या बन जाता है, परम मेधावी, ठीक है ना। क्या बन जाता है, परम मेधावी। और वो किसी भी व्याधि से पीड़ित नहीं होता। क्या नहीं होता, किसी भी व्याधि से पीड़ित नहीं होता, किसी भी व्याधि से पीड़ित नहीं होता, सही है ना। किसी भी व्याधि से पीड़ित नहीं होता, ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। वो परम मेधावी बन जाता है और किसी भी व्याधि से पीड़ित नहीं होता। और ऐसा एक और चीज और बोली है कि अगर 6 मास सेवन करा दो, अगर 6 मास कंटिन्यूस सेवन करा दो, सुरत धर हो जाता है कि जो बोलोगे वो याद हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, जो बोलोगे वो याद हो जाएगा। तो 1 मास सेवन करने पे क्या हो जाता है, परम मेधावी और किसी भी व्याधि से पीड़ित नहीं होता। और 6 मास सेवन करने पर क्या होता है, श्रुत धर, जो सुना वो सब याद, ठीक है ना। तो ये सब आचार्य ने एक अध्याय है काश्यप में, उसमें लेहन अध्याय में दे रखा है। बच्चों को और क्या क्या छटा सकते हैं, दे सकते हैं, तो इसके लिए बताया कल्याण ग्रथ, पंचगव्य ग्रथ, ब्राह्मी ग्रथ, अभय ग्रथ, संवर्धन ग्रथ, ये बहुत सारे ग्रथों के बारे में बताया गया काश्यप में, जो अपन बच्चों को दे सकते हैं। हाँ, आजकल यूज हो रहा है इसका, स्वर्ण प्राशन बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत कंपनियां बना रही हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं दंत, इसकी बात करते हैं दंत की। तो दंत बोला है, एक चीज बोली है कि जो मध्यम और हीन आयु के बालक होते हैं ना, उनमें दांत चौथे महीने में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, चौथे महीने में, ठीक है, चौथे महीने में आ जाते हैं, ठीक है ना। पुष्य नक्षत्र आजकल ट्रेंडिंग है, क्योंकि बच्चों की आजकल अग्नि भी कहाँ अच्छी है, उस जमाने की अग्नि बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। चलो, तो मध्यम और हीन आयु के बालक में दांत कितने देते हैं, 4 माह में आते हैं। कब आते हैं, 4 माह में। तो 4 माह में अगर किसी बच्चे के दांत आ रहे हैं तो वो बेकार है। क्या है, बेकार, ये क्या है, बेकार। चतुर्थ मास में आए हुए दांत क्या होते हैं, उनके गुण गुण बेकार होते हैं। लेकिन आचार्यों ने ऐसा बोला है कि जो 8 माह में जो बच्चे के दांत निकलते हैं, तो 8 माह में जो बच्चे के दांत हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। तो बच्चों के दांत कब निकलने चाहिए, 8वें महीने पर निकलने चाहिए। ये प्रशस्त दंत होते हैं। कैसे दंत होते हैं, प्रशस्त दंत होते हैं, सबसे बढ़िया दंत होते हैं ये, ठीक है ना। तो चौथे मास में अगर दांत निकल रहे हैं तो बेकार हैं, और 8वें में निकल रहे हैं तो बढ़िया है। चलिए, ठीक है ना। तो मध्यम और हीनायु बालक में क्या होता है, मध्यम और हीनायु बालक में दांत कब निकलते हैं, चौथे माह में। कब निकलते हैं, चौथे माह में। और काश्यप ने बोला 4 मास में उत्पन्न दांत कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं, शीघ्र गिरने वाले और रोग युक्त होते हैं। मैंने बताया ना, बेकारी होते हैं। तो दुर्बल होते हैं, शीघ्र गिरने वाले होते हैं और रोग युक्त होते हैं, ठीक है। और 8वें मास में जो दांत निकलते हैं वो कैसे होते हैं, सर्वगुण संपन्न। कैसे होते हैं, सर्वगुण संपन्न। कैसे होते हैं, ठीक है ना, सर्वगुण संपन्न, ठीक है ना, सर्वगुण संपन्न। चलिए बात करते हैं आगे। अब प्रशस्त दंत के गुण बताए गए हैं, जो बढ़िया दांत होते हैं उनके गुण 15 बताए। कितने बताए, 15। चलो, अब दांतों की बात करूं तो देखो कुछ एक तो वो दांत होते हैं जो जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं। तो जो एक बार दांत निकलते हैं उनको बोलते हैं सकृत जात। क्या बोलते हैं, सकृत जात, ठीक है ना, सकृत जात, ठीक है ना। तो सकृत जात होते हैं, इनकी संख्या कितनी बताइए, 8। अब एक दांत ऐसे होते हैं द्विज। द्विज मतलब जो एक बार गिर जाते हैं, जैसे दूध के दांत गिर गए फिर दोबारा नहीं आ गए, तो उनको द्विज बोलते हैं। तो ऐसे दांत कितने होते हैं, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24, जो 2 बार निकलते हैं। इनको बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है ना, मिल्क टीथ, सही है। चलिए, डेंटल फॉर्मूला पता होगा, जैसे ये अपना जबड़ा है, तो यहाँ पे क्या होता है 21 23। यहाँ पे क्या होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये पढ़ा होगा ना, 2123 अपॉन 2123, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, इंटू 2 बराबर कितना हो गया, 32, ठीक है ना, इंटू 2 बराबर 32, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है। क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला। और जो बच्चों का होता है वो होता है 2102 बटे 2102। मतलब इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसमें प्रीमोलर जो होते हैं ना, तो प्रीमोलर जीवन में केवल एक ही बार आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 8 होती है। कितनी होती है, 8। तो वो 8 दांत जो होता है ना,
उन्हीं को क्या बोलते हैं, सकृत जात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकृत जात, जो जीवन में केवल एक बार आते हैं। और जो द्विज होते हैं वो क्या होते हैं, 24, जो जीवन में 2 बार आते हैं। चलिए, दांतों का एक और वर्गीकरण बताया गया है। कुछ बताए साहब राजदंत, क्या बताए हैं, राजदंत, ये सब काश्यप के अनुसार चल रहा है। एक राजदंत, बस्त, दंष्ट्रा और हानव्य, ठीक है ना। राजा की बस्ती में दांत और हनु, ठीक है ना, राजा की बस्ती में दांत और हनु, ऐसे याद कर लेना, राजा की बस्ती में दांत और हनु, ठीक है। तो राजदंत की संख्या 2 होती है, बस्त की संख्या 2 होती है, दंष्ट्रा की संख्या 2 होती है और हानव्य की संख्या 2 होती है। और जो इसमें राजदंत बोला गया है, राजदंत जो बोला गया, राजदंत को पवित्र दांत बोलते हैं, क्योंकि इनके टूटने पर व्यक्ति श्राद्ध के योग नहीं होता। जिस व्यक्ति का राजदंत टूटा हुआ है ना, मतलब फ्रंट वाला टीथ जिसका टूटा हुआ है, उसका श्राद्ध नहीं कर सकते, ऐसा बोला गया किताबों में। पता नहीं क्या लॉजिक है इसका, है ना। चलिए, अब बात करते हैं संस्कार। किसकी बात करते हैं, संस्कार की। तो संस्कार की बात करें तो टोटल 16 संस्कार होते हैं वैसे तो जीवन में, लेकिन कुमारों में, बच्चों में कितने संस्कार होते हैं, 8 संस्कार। कितने संस्कार होते हैं, 8 संस्कार। तो इसमें सबसे पहला संस्कार जो होता है वो कौन सा होता है, जात कर्म। कौन सा होता है, जात कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार, जात कर्म संस्कार। तो जात कर्म संस्कार का मतलब क्या होता है कि जन्म के तुरंत बाद बालक को पोषण के योग्य बनाना। कि बालक का पोषण भी तो करना है कि नहीं करना है। तो कुमारों में टोटल 8 संस्कार होते हैं। तो बालक को पोषण योग्य बनाने के लिए किया जाने वाला कौन सा संस्कार होता है, जात कर्म। क्या होता है, जात कर्म। इस जात कर्म संस्कार में क्या करते हैं साहब, तो जात कर्म संस्कार में सुश्रुत बोलते हैं कि मधु, घृत और स्वर्ण को अनामिका उंगली से चटाओ बच्चे को। मधु, घृत और स्वर्ण को, ये क्या है, बेसिकली स्वर्ण प्राशन टाइप का हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, ये स्वर्ण प्राशन हो गया। क्या हो गया, एक तरीके का स्वर्ण प्राशन, ठीक है ना। तो इसको उंगली से चटाओ बच्चे को, ताकि वो पोषण युक्त बने, उसको पोषित करे, पोषण योग बने, ठीक है ना। चलिए, बात करते हैं उसके बाद, बात करते हैं अन्न प्राशन की। किसकी बात करते हैं, अन्न प्राशन। तो अन्न प्राशन की बात करूं तो अन्न प्राशन मतलब सबसे पहले बच्चे को अन्न कब खिलाया जाता है, सबसे पहले अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अंत्येष्टि उसी को बोलते हैं। चलो, तो अन्न प्राशन क्या है, अष्टांग हृदय ने बताया है 6वें माह में। कब बताना है, 6वें माह में। आपसे पूछा जाएगा काश्यप के अनुसार काश्यप ने कब बताया अन्न प्राशन, तो बोलता है 10वें माह में। क्यों ऐसा बोला, काश्यप बोलता है बच्चे को पहले फल खिलाओ, उसके बाद अन्न खिलाओ। पहले क्या कराओ, पहले फल खिलाओ, देन उसको अन्न खिलाओ। पहले फल और फिर अन्न। तो फल प्राशन कब करना है भैया, तो फल प्राशन बोलता है जो बागवट बोले 6वें माह में, ये बोल रहे हैं काश्यप 6वें माह में। कौन से माह में, 6वें माह में। और अन्न प्राशन कौन से माह में बताया काश्यप ने, 10वें माह में। कौन से माह में, 10वें माह में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काश्यप के अनुसार फल प्राशन कौन से माह में होता है, 6वें माह में। कौन से माह में, 6वें माह में। और अन्न प्राशन कब होता है, 10वें माह में। कौन से माह में, 10वें माह में। जबकि अष्टांग हृदय क्या बोलता है, अष्टांग हृदय बोलता है क्या कि 6वें माह में ही करा दो अन्न प्राशन, हम नहीं करा रहे फल। अष्टांग हृदय वाले फल नहीं खिलाते भैया, ठीक है ना। तो वो 6वें माह में ही अन्न प्राशन करा देना। उसके बाद बात करते हैं उपवेशन संस्कार। उपवेशन मतलब बच्चे को सबसे पहले बिठाना कब है जमीन में, तो वो भी 6वें माह में करते हैं, ठीक है। तो ऐसे याद करना, काश्यप क्या करते हैं, काश्यप 6वें माह में क्या करते हैं, 6वें महीने में बच्चे को एक तो जमीन पे बिठाते हैं, सबसे पहले बच्चे को जमीन पे बिठाते हैं। और जमीन पे बिठाते हैं, क्यों बिठाते हैं, क्योंकि उन्हें उसको फल खिलाने हैं, फलों का रस देना है, फलों का रस देने, क्या करने हैं, फलों का रस देने, ठीक है ना, फलों का रस देने के लिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बच्चों के लिए कुछ बताया गया है, कुछ चीजें कि बच्चे का सबसे पहले जन्म होता है तो सबसे पहले क्या करना है। तो बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके पहले क्या करना है, सबसे पहले तो चरक बोलता है सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन करना है। प्राण प्रत्यागमन मतलब बच्चों करते हैं ना, रीसक्सीटेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रीसक्सीटेशन, ठीक है ना, रीसक्सीटेशन, ठीक है ना, कि बच्चा जिंदा है कि नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो कान के पास पत्थर बजाने के लिए बोलते हैं, ताकि पता लगे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, ठीक है। फिर बोलते हैं मुंह को थोड़ा गुनगुने पानी से धो, उसको साफ करो, ठीक है ना। काश्यप ने 6वें में बोला है, ठीक है ना। चलो, और इसके अलावा सुश्रुत भागवत सबसे पहले बोलते हैं उल्मा परिमार्जन करना। क्या करना, उल्मा परिमार्जन करना, ठीक है। तो चरक क्या बोलते हैं, सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन, क्या करना, प्राण प्रत्यागमन करना, क्या, प्राण प्रत्यागमन करना, है ना।
और सुश्रुत वाग्भट बोलते हैं उल्मा परिमार्जन। उल्मा परिमार्जन मतलब क्या होता है, बच्चे के ऊपर एक मेम्ब्रेन आती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन टाइप की बच्चे के ऊपर आती है, तो उसको हटाना। और ये किसकी मदद से किया जाता है उल्मा परिमार्जन? उल्मा परिमार्जन किसकी वजह से किया, किसकी मदद से किया था? सेंधव सर्पी। सेंधव सर्पी मतलब नमक और घी मिला के आपस में इनसे उसको उल्वा को हटा दो, सुश्रुत वाग्भट के अनुसार। तो चरक के अनुसार सबसे पहले नवजात शिशु परिचर्या में क्या करना है? प्राण प्रत्यागमन। और सुश्रुत वाग्भट पूछे तो उल्वा परिवार्जन। ठीक है ना। अब एक और बताया है आचार्य सुश्रुत ने, उसके मुख का शोधन, मुख का विशोधन। तो मुख का विशोधन भी किससे करना है? सेंधव और सर्पी से। सेंधव और सर्पी, सर्पी मतलब घी, सर्पी उल्वा बताया ना, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है। सर्पी, सेंधव और सर्पी से, मुख का विशोधन भी सेंधव और सर्पी से बात हटा करते हैं, है ना। अब बात करते हैं बालकों में रोग। बालकों में रोग इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीजें देखना। तो अगर नाभि के बच्चों के क्या है, ये कोई बच्चा है, इसकी खोपड़ी पे 4 ही बाल है ना। ये कोई बच्चा है सपोज है, ठीक है ना, ये कोई बच्चा है ना। चलिए, तो इस बच्चे की ये इसकी क्या है? नाभि है। क्या है इसकी? ये नाभि। तो इसकी चारों तरफ अगर सूजन आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है? सूजन। नाभि के चारों तरफ सूजन आ रही है, ठीक है ना। और इसका क्या है? ये सफेद है, इसका मुंह सफेद है इसका, ठीक है। इसके नाखून चेक करे मैंने, स्पेशल हाथ है इसका भाई साहब ये ठीक है ना। इसके नाखून भी क्या है? सफेद है। नाखून भी सफेद है ना। और इसका मुंह भी सफेद है, और इसके नेत्र देखे तो वो भी सफेद सफेद से है, ठीक है ना। तो अगर ये सफेद है और इसकी जो आंखों के चारों तरफ है, यहाँ पे भी सूजन है, यहाँ पे भी क्या है? सूजन है, ठीक है ना। तो बच्चे की क्या है? नाभि के चारों तरफ शोथ हो रहा है, ठीक है ना। और नेत्र, मुख और जो नाखून है सब सफेद है। और अक्षिकूट में, अक्षिकूट मतलब पेरी ऑर्बिटल एरिया, उसके ऑर्बिटल के चारों तरफ यहाँ पे अगर सोथ है, सूजन है, तो उसको क्या बोलते हैं? पांडु। क्या बोलते हैं? पांडु। क्या बोलते हैं? पांडु, ठीक है ना। स्पेशल बच्चा है ये, पांडु बोलते हैं। चलो, अब अगर क्या हो, अगर क्या हो, उसके नेत्र, उसके आंखें, उसका मुख, उसके नाखून, उसका विड़, उसका मल और मूत्र अगर पीले वर्ण का हो, तो वो कौन सा रोग है? पीला किसमें होता है? कामला में। किसमें होता है? कामला में। किसमें होता है? कामला। इसको बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। किसमें होता है? कामला में, ठीक है ना। कामला में। पांडु मतलब एनीमिया। क्या है? बेसिकली एनीमिया। चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, एक फक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? फक रोग। तो फक रोग की बात करें तो अपने को पता कैसे लगेगा कि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को क्या है? फक रोग है। तो फक रोग का पता कैसे चलता है? इसके लिए एक लाइन आई है, बाला संवत्सरा पादाभ्याम यो न गच्छति। मतलब अगर कोई बच्चा 1 वर्ष, 1 वर्ष का हो गया, मतलब 1 वर्ष का अगर बच्चा हो गया, फिर भी वो चलने में, अपने पैरों से चलने में असमर्थ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? फक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फक रोग बोलते हैं। तो व्हाट इज फक रोग? तो अगर कोई बच्चा 1 वर्ष तक भी अपने पैरों पर नहीं चल पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? फक रोग बोलते हैं। इसके 3 भेद बताएं। कितने भेद बताएं फक रोग के? 3 भेद। देखो, फक रोग में कितने शब्द आ रहे हैं? 3 ही आ रहे हैं, फ क, तो है ना। तो फक रोग, तो फक रोग के कितने भेद हैं? 3। तो 3 भेद में कौन सा आ गया? क्षीरज, गर्भज और व्याधिज। एक तो क्षीरज, ठीक है, एक गर्भज और एक व्याधिज, है ना। बेसिकली विटामिन डी डेफिशिएंसी है इसमें, जेनेटिकली भी हो सकते हैं आजकल, है ना। चलिए, तो उसे फक रोग बोलते हैं। तो ठीक है ना, क्षीरज, गर्भज और व्याधिज। अब इसकी चिकित्सा क्या करनी है? तो ऐसे बच्चे की मालिश करो, उसको विरेचन दो। विरेचन क्यों दो? ताकि उसकी कोष्ठ की शुद्धि हो जाए। और इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, फक रोग में कौन सा तेल प्रयोग करते हैं? राज तेल। कौन सा प्रयोग करते हैं? तेल, राज तेल। तो राज तेल से क्या होता है? राज तेल का क्या करना है? मालिश करनी है। क्या करनी है? मालिश। तो राज तेल की इसमें मालिश करनी है। और इससे बंध्यत्व भी नाश होता है, पंगुता, पंगुता मतलब वो चलने में असमर्थ है ना, उस दोनों का नाश होता है, ठीक है ना। तो फक रोग से ये फायदा है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट है, त्रिपाद चक्र रथ का प्रयोग। फक रोग में क्या है? त्रिपाद चक्र रथ। ऐसी गाड़ी देखी होगी ना, बचपन में खेले होंगे।
ऐसी होती है ना एक गाड़ी, इसमें 3 पहिए लगे रहते हैं, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, यहाँ से बच्चा पकड़ के चलाते, तुमने चलाई होगी, उसको बोलते हैं त्रिपाद चक्र रथ, ठीक है ना। तो त्रिपाद चक्र रथ का प्रयोग बताया फक रोग में, और राज तेल का प्रयोग बताया। समझ में आ गया क्या? अरे बोलो, ठीक है ना। चलिए, हाँ मैंने भी चलाई है, चलो। अब बात करते हैं पारिगर्भिक। पारिगर्भिक रोग क्या होता है? तो पारिगर्भिक रोग क्या होता है, ये अष्टांग संग्रह में बताया गया। किसमें बताया गया? अष्टांग संग्रह में। ये कैसे होता है? गर्भिणी माता का दूध पीने से बच्चे में होता है। पारिगर्भिक गर्भ में, पारिगर्भिक मतलब गर्भ मतलब बच्चे में होता है। किसमें होता है? बच्चे में। तो गर्भिणी माता का अगर दूध पी ले बच्चा, या अगर माता गर्भिणी है, या माता गर्भिणी, जैसे उसका एक बच्चे का जन्म हो गया, उसको द्वारा प्रेगनेंसी लग गई, तो वो फिर बच्चे को दूध पिलाने में असमर्थ होगी, है ना, क्योंकि उसके दूध आएगा ही नहीं, तो भी उसको पारिगर्भिक हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट लक्षण है, इसकी अग्नि का साध हो जाएगा, मतलब अग्नि कम हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें उदर में वृद्धि होती है, ठीक है। तो परी, परी का गर्भ कैसा है? गर्भ, गर्भ का उदर कैसा है? मोटा मोटा है, मतलब बड़ा बड़ा है। तो उदर वृद्धि, उदर वृद्धि किसका लक्षण है? पारिगर्भिक का। इंपॉर्टेंट है, किसका लक्षण है? पारिगर्भिक का। उदर वृद्धि किसका लक्षण है? पारिगर्भिक रोग का, ठीक है ना। चलिए, पारिगर्भिक रोग का लक्षण है, ठीक है ना। चलिए, इसकी चिकित्सा में क्या करना है? अग्नि दीपन, क्योंकि अग्नि साध हो रहा है और उदर वृद्धि हो रही है, तो इसलिए उसका अग्नि का दीपन करो। क्या करो? अग्नि का दीपन करो। क्या करना है? अग्नि का दीपन। क्या करना है? अग्नि का दीपन। चलिए, बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं क्षीरलचक रोग की। क्षीरलचक रोग क्या होता है? क्षीरलचक रोग में क्या होता है? त्रिदोष युक्त, त्रिदोषज व्याधि है ये। इसमें क्या करता है? बच्चा भारी दूध का सेवन करता है। इसका पारिगर्भिक में कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे की अग्नि कम हो रही है। अगर किसी की माता है, वो प्रेग्नेंट है, क्या है? प्रेग्नेंट। इस प्रेग्नेंट माता ने बच्चे को दूध पिला दिया, या फिर ऐसा है कि अगर ये माता प्रेग्नेंट है और इसके पहले से एक बच्चा है, अब प्रेग्नेंट है तो दूसरा बच्चा इसके पल रहा है गर्भ में, तो इस बच्चे को ये दूध नहीं पिला पाएगी, दूध नहीं पिला पाएगी तो भी इसको पारिगर्भिक हो जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा? बच्चे का अग्नि साध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नि साध, मतलब अग्नि कम हो जाएगी और उसके उदर की वृद्धि हो जाएगी। अब चूंकि अग्नि कम हो गई, इसलिए उसको क्या करा देते हैं? अग्नि दीपन। क्या करा देते हैं? अग्नि दीपन। ये है पारिगर्भिक, ठीक है। चलिए, क्षीर अलचक में क्या हो रहा है? क्षीर अलचक में त्रिदोषज व्याधि होती है, इंपॉर्टेंट है। क्षीर अलचक कैसी व्याधि? त्रिदोषज। अलचक व्याधि मतलब पेट में कब्जी टाइप की हो जाती है इसको दूध पीने से, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं इसमें? अलचक मतलब इसमें कफ मेनली होता है। वैसे त्रिदोषज है, लेकिन कफ प्रधान त्रिदोषज है। कैसी है? कफ प्रधान त्रिदोषज। और कफ के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है? कफ के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा क्या बताई गई है? कफ के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है कौन सी? क्या? वमन बताया है। तो इसलिए क्या करते हैं? धात्री व शिशु को क्या करते हैं? कोष्ठ शुद्धि हेतु वमन करा देते हैं। उसकी माँ को भी वमन कराएंगे और बच्चे को भी वमन कराएंगे, ठीक है ना। क्षीरल चक में क्या है? वमन कराना है दोनों को। अब बात करते हैं बाल शोष। बाल शोष मतलब बच्चे का सूख जाना। क्या क्या हो जाना? सूख जाना। तो बाल शोष कैसी व्याधि है? तो बाल शोष में ध्यान रखना, इसको शोष से समझ में लेना कि वात है इसमें। ध्यान रखना, कफ दोष प्रधान व्याधि है। कैसी है? कफ दोष। कैसी है? कफ दोष प्रधान व्याधि बाल शोष। कैसी व्याधि है? कफ दोष प्रधान व्याधि है। और इसमें कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व होता है? बाल शोष में रसवाही स्रोतस। कौन सा स्रोतस? रसवाही स्रोतस इन्वॉल्व होता है। कौन सा स्रोतस इन्वॉल्व होता है? रसवाही स्रोतस इन्वॉल्व होता है। इसका लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि इसमें कफ दोष है, तो उसका मुंह कैसा हो जाएगा? मुंह, मुख और आंख, मुख और आंखें, उसकी मुख और आंखें कैसी हो जाएंगी? शुक्ल। शुक्ल मतलब सफेद हो जाएंगी। और स्निग्ध होंगी, क्योंकि कफ वाला कैसा होता है? मोटा चिकना चिकना होता है ना। तो शुक्ल और स्निग्ध उसका मुख और अक्षी होंगी। किसमें? बाल शोष में। किसमें होंगी? बाल शोष में। क्यों? क्योंकि उसमें दोष कौन सा है? कफ दोष है। कौन सा दोष है? कफ दोष। अब चूंकि इसमें कफ दोष है, तो शरीर में भारीपन होगा, तो अरोचक हो जाएगा, उसको कुछ खाने की इच्छा नहीं करेगी, उसको ज्वर हो जाएगा। ज्वर में भी तो कफ ही होता है मेनली, कफ ही तो अग्नि को रोकता है। वैसे पित्त है ना, और प्रतिशाय हो जाएगा, उसको जुकाम खांसी टाइप का लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जुकाम खांसी टाइप का लग जाएगा। इसकी चिकित्सा में क्या है? लाख शादी तेल। कौन सा? लाख शादी तेल। इंपॉर्टेंट है लाख शादी तेल। राज तेल क्या में था? चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट आते हैं
बाल चातुर्वद चूड़ या बाल चतुर्वद चूड़, कुछ भी पढ़ लो इसको, है ना। ये भेषज रत्नावली में दिया गया, किसमें दिया गया? भेषज रत्नावली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आए हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। तो बाल चतुर्वद के चूर्ण के पहले तो कंटेंट याद करने, घना कृष्णा अरुणा श्रृंगी, घना कृष्णा अरुणा और श्रृंगी। तो पहले तो इनके नाम ऐसे भी याद रखने हैं, घना कणा अरुणा श्रृंगी, घना कृष्णा अरुणा श्रृंगी। घना का मतलब होता है मुस्तक, क्या होता है? मुस्तक। इसका साइंटिफिक नेम मैंने लिख रखा है, याद करना हो तो कर लेना, साइप्रस रोटेंडस, ठीक है। घना मतलब होता है मुस्तक, कृष्णा मतलब होता है पिपली, कृष्णा मतलब पिपली, अरुणा मतलब होता है अतिविषा, क्या होता है? अतिविषा। श्रृंगी मतलब कर्कट श्रृंगी, क्या होता है? कर्कट श्रृंगी। और इसको किसके साथ लेना है? चौद्रेण संयुतम, मतलब इसको हनी के साथ में, मधु के साथ लेना है। किसके साथ लेना है? मधु के साथ लेना है। मतलब इसका अनुपान क्या हो गया? इसका अनुपान हो गया मधु। अनुपान क्या हो गया इसका? मधु। इसका अनुपात क्या हो गया? मधु। हाँ, भेषज के रत्न है गोविंदास सेन, गोविंदास सेन है भेषज रत्नावली के राइटर। कौन है? गोविंदास सेन, गोविंदास सेन, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें क्या होता है? घना मतलब मुस्तक, घना मतलब मुस्तक, अपामार्ग नहीं होता यार। घना मतलब मुस्तक, घना मतलब मुस्तक, कृष्णा मतलब पिपली, अरुणा मतलब अतिविषा, और श्रृंगी मतलब कर्कट श्रृंगी। और अनुपान क्या होता है? मधु। इसका प्रयोग क्या में करते हैं? शिशु को अगर ज्वर हो जाए, शिशु को ज्वर हो जाए, शिशु को अतिसार हो जाए, दस्त लग जाए, ठीक है ना, इस शिशु को श्वास हो, शिशु को कांस हो, ठीक है, तो इन सब रोगों में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। ये पर्याय नहीं है, ये इसके कंटेंट है ये। घना कृष्णा, हाँ, इनके पर्याय हैं, जैसे मुस्तक का पर्याय है घना, और पिपली का पर्याय है कृष्णा, अति विषा का पर्याय अरुणा, और कर्कट श्रृंगी को श्रृंगी भी बोल सकते हैं, सॉर्डम, ठीक है ना। चलो, और इसको क्या में यूज करते हैं? ज्वर में, अतिसार में, श्वास में, कास में, इनको यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको यूज करते हैं, इसको मुस्तक नागर मोता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आपका थ्योरी वाला पोर्शन। अब बात करते हैं अपन थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में। बताएंगे क्वेश्चंस, बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर। शुद्ध निम्न में से कौन सी आयु क्षीरप अवस्था को सूचित करती है? क्षीरप अवस्था को कौन सी आयु सूचित करती है, बताएंगे? क्षीरप अवस्था को कौन सी आयु सूचित करती है? 1 वर्ष की आयु तक, 1 से 2 वर्ष की आयु तक, 2 से 16 वर्ष की आयु तक, या 2 से 3 वर्ष की आयु तक? बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 0 से 1 ईयर, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दूसरे क्वेश्चन में आएंगे। क्षीर पाई, बोला है क्षीर पाई हेतु औसत मात्रा होती। क्षीर पाई मतलब क्या हो गया? क्षीरप हो गया, क्या हो गया? क्षीरप। तो क्षीरप में औसत मात्रा कितनी बताई थी? क्षीरप में औसत मात्रा कितनी बताई थी? कोलस्थी प्रमाण किसमें होती है? कोलस्थी प्रमाण होती है क्षीर अन्नद में। किसमें होती है? क्षीर अन्नद में। कोल प्रमाण किसमें होती है? कोल प्रमाण किसमें होती है? अन्नाद में। किसमें होती है? अन्नाद में। विडंगफल किसने बताई? काश्यप ने बताई है। ये तो है ही नहीं, सुश्रुत के अनुसार पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उंगली पर्वद्वय, उंगली पर्वद्वय। चलिए, अब बोला है ये क्वेश्चन बताएंगे। मासात परम मेधावी, मतलब 1 मास में परम मेधावी हो जाता है, और षडवी मास से श्रुतधरम, 6 मास में श्रुतधर हो जाता है। 6 मास में श्रुतधर हो जाता है। किसको? अरविंद आसाद नहीं है। कुमार कल्याण रस नहीं है। शुद्ध स्तन नहीं है। आंसर क्या है? स्वर्ण प्राशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कि 1 मास में मेधावी और 6 मास में श्रुतधर, 6 मास में श्रुतधर हो जाता है। चलिए, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। मात्र स्तन के अभाव में क्या क्या है? मात्र स्तन के अभाव में क्या क्या देना है? तो बताओ, मात्र स्तन के अभाव में क्या देना है? अगर माँ को दूध नहीं आ रहा है, माँ के स्तनों में दूध का अभाव है, तो क्या देना है? बताएंगे क्या देना है भैया, बताएंगे। मात्र स्तन के अभाव में क्या देना है? बताओ। धात्री स्तन दे सकते हैं, मैंने बताया था, दूसरी दाई रख लो, सही है, ये भी सही है। अजादुग्ध दे सकते हैं, गौदुग्ध दे सकते हैं, तो आंसर क्या होगा? उक्त सभी, उक्त सभी, चौथे का आंसर डी। अब बात करते हैं नवजात शिशु के मुख शोधन कर्म के लिए क्या यूज किया जाता है? नवजात शिशु के मुख शोधन कर्म के लिए क्या यूज किया जाता है? 5वें क्वेश्चन का जवाब देंगे। नवजात शिशु के मुख शोधन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पहला पूछा गया सेंधव सर्पी, दूसरा मधु, तीसरा क्षीर, तीसरा मधुक्वाथ, बताएंगे।
तो मैंने अभी बताया था कि मुख शोधन विशोधन के लिए क्या यूज करते हैं, क्या करते हैं, सेंधव और सर्पी। अगर यहाँ पे आपसे उल्मा परिमार्जन पूछ लेता तो उल्मा परिमार्जन में भी सेम उत्तर होता, उल्मा परिमार्जन में भी सेम उत्तर होता। चलो, नवजात शिशु में किए जाने वाले संस्कार को क्या कहते हैं, नवजात शिशु में किए जाने वाले संस्कार को क्या कहते हैं, बताएंगे। छठवें क्वेश्चन का आंसर, पुंसवन संस्कार नवजात में करते हैं क्या, बिल्कुल गलत है। यज्ञोपवीत नहीं, अग्निकर्म नहीं करते। क्या बच रहा है, जात कर्म, एक ही बात है, जात कर्म, पहला यही ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताएंगे, बताएंगे। काश्यप मतानुसार, काश्यप के मतानुसार, काश्यप के मतानुसार फल प्राशन के लिए कौन सी वह है, फल प्राशन, काश्यप कौन से महीने में फल खिलाता था, अरे बताओ काश्यप कौन से महीने में फल खिलाता था, तो काश्यप छठवें महीने में तो फल खिलाता था, और 10वें महीने में अगर यहाँ लिख देता मैं अन्नप्राशन, क्या लिख देता, अन्नप्राशन, तो उत्तर क्या हो जाता, 10 माह। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, पूछा गया है फल प्राशन, तो फल प्राशन हेतु आयु है 6वां माह। कौन सा आयु, 6वां माह। चलिए, श्रेष्ठ दंत उद्भव काल है, श्रेष्ठ दंत उद्भव काल है, तो बोला गया चौथे माह, अरे अभी बताया है, चौथे माह में तो दंत सबसे निकृष्ट होते हैं, कैसे होते हैं, निकृष्ट, कैसे होते हैं, निकृष्ट, ठीक है ना। तो ये गलत है। 5वें माह में नहीं, 6वें में नहीं, 8वां दिख रहा है ऑप्शन में, हाँ 8वां, तो आंसर क्या हो गया, 8वां, 8वें का आंसर 8वां माह। चलिए, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, नाभि के चारों तरफ सोत, आंख मुंह नक का श्वेत होना किसका लक्षण है, बोलो। क्षीरअल्सक, बालशोष, कामला और पांडु, बताएंगे उत्तर। क्षीरअल्सक, बालशोष, पांडु, कामला, उत्तर क्या होगा इसका, इसका क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा पांडु। क्या होगा, पांडु, क्या होगा, पांडु, ठीक है ना, क्या होगा, पांडु। चलिए, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं कि 1 वर्ष की आयु होने के बाद भी, 1 वर्ष की आयु होने के बाद भी अगर बालक चलने में असमर्थ है, तो 1 वर्ष की आयु के बाद भी अगर बालक असमर्थ है चलने में, तो कौन सा रोग होता है, बताओ। बालशोष, फक्क रोग, क्षीरअल्सक और पारिगर्भिक। तो बालशोष, फक्क रोग, क्षीरअल्सक और पारिगर्भिक में बताएंगे, बालशोष नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। क्षीरअल्सक नहीं था, त्रिदोषज व्याधि थी, पारिगर्भिक नहीं था, कौन सा रोग था, फक्क रोग, क्या था, फक्क रोग, ठीक है ना। चलिए, फक्क रोग में कौन सा औषध प्रयोग करते हैं, कौन सा औषध प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। फक्क रोग में कौन सा तेल यूज करते हैं, राज, कौन सा तेल, राज तेल, राज तेल, ठीक है ना, कौन सा तेल, राज तेल। चलिए, बात करते पारिगर्भिक किसकी बीमारी है, गर्भवती स्त्री, पहला यही मत कर देना, महिलाओं, बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों, बताओ। तो पारिगर्भिक में गर्भ दिख जाता है ना, तो गर्भ देख के सोच लेते हैं अरे यार गर्भ, वाह, इसका उत्तर होगा गर्भवती स्त्री। तो पारिगर्भिक किसका रोग है, तो परी के गर्भ में क्या था, परी का गर्भ कैसा था, रखना भी, परी का गर्भ, सही है ना। तो क्या था आंसर इसका, क्या आंसर है इसका, बच्चों में होती, किसमें होती है, बच्चों में। अब देखो, बाल चतुर्वद में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए लगातार, है ना, अलग अलग जगहों पे, बाल चतुर्वद को रट लेना बिल्कुल। तो निम्न में से कौन सा बाल चतुर्वद चूड़ का घटक है, कर्कट, श्रृंगी, कुटज, वत्सनाभ, बिल्व। तो अपने को तो पता है कि सब क्या क्या है, एक तो पिपली है, ठीक है, एक मुस्तक है, एक क्या है, अतिविषा है, और एक क्या है, कर्कट श्रृंगी है। तो देख लो, तीनों चारों में से कोई मिल रहा है क्या, बिल्व तो नहीं है, वत्सनाभ नहीं है, कुटज भी नहीं है, एक मिल रहा है, कर्कट श्रृंगी है, क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है कर्कट श्रृंगी, क्या उत्तर हो जाएगा, कर्कट श्रृंगी। अब देखो, अगला अगला क्वेश्चन फिर पूछ लिया उन्होंने, निम्न में से कौन सा बाल चतुर्वद का घटक नहीं है, तो घटक नहीं, अब घुमाए क्वेश्चन पूछ लिया, तब तो अपने को चारों याद होने चाहिए, अपने को चारों रटे पड़े हैं तो सब आंसर लगा देंगे तो, ठीक है। मुस्तक है भैया, अतिविषा है, पिपली है, कौन सा बचा, सुंठी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सुंठी, क्या हो जाएगा, सुंठी, सुंठी नहीं है, सुंठी नहीं है। चलिए, बात करते हैं, फिर पूछ लिया, अब अगली बार पूछ लिया बाल चतुर्वुद का घटक द्रव्य नहीं है, ये तो हाँ, अब अगली बार फिर दोबारा वही पूछा, घटक द्रव्य नहीं है, ऑप्शन चेंज, 3 ऑप्शन तो उसने सेम रहने दिए, एक ही ऑप्शन चेंज कर दिया है ना, एक क्वेश्चन है ऐसे पूछा गया, तो इसमें क्या लिखा है, मुस्तक है, पिपली है,
अति विषा है, क्या बच रहा है, वचा नहीं है, तो वचा इसका उत्तर हो जाएगा, वचा। क्या हो जाएगा, वचा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया बाल चतुर्बद्ध चूड़ का अनुपान है, बाल चतुर्बद्ध चूड़ का अनुपान है, तो बाल चतुर्बद्ध चूड़ का अनुपान क्या है, बताया था अभी मैंने, क्षीर नहीं है, घृत नहीं है, अजादुग्ध नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मधु। क्या हो जाएगा, मधु। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन इसको कोशिश, अच्छा ब्लर नहीं है ना, चलो इसको बताएंगे, इसको बताओ। बोलो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ बाल चतुर्बद्ध चूड़, मतलब ये चार ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें पहचानना कौन सा कंटेंट है बाल चतुर्बद्ध चूड़ का, बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा, जल्दी से। देखो पहला चेक करते हैं, पहले में क्या क्या दिया है, पिपली होती है, सुंठी होती है, मुस्तक होता है, कर्कट श्रृंगी होती है, ये होता है। ठीक है ना। इसके अलावा सुंठी है क्या, सही है क्या, ये देखो इसमें सुंठी आ गई, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब बात करें अगले की, अतिविषा, पिपली, बिल्व, बिल्व और सुंठी नहीं होते हैं, ये भी गलत हो गया, बिल्व और सुंठी नहीं होते हैं। अब बात करूं, पिपली देखो, अति बला, सुंठी, ये भी गलत हो गया, एक ही बच रहा, मुस्तक, अतिविषा, पिपली और कर्कट श्रृंगी, तो सही उत्तर हो गया इसका सी। ये शीशा लाया था जीपीएससी में 2025 में। ठीक है ना। गुजरात के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लल्लू सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। अरे बोलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या, बताओ। निम्न में से कौन सा, वही बाल चतुर्बद्ध का कंटेंट बताना है ना, क्वेश्चन सुन लो, बाल चतुर्बद्ध का बताना आंसर, इसमें मैं चार ऑप्शन दे रहा हूं, है ना। क्वेश्चन क्या है, बाल चतुर्बद्ध का कंटेंट कौन सा है। ठीक है। चलो, पाइपर, रुको एक सेकंड, बताओ इसमें कौन सा बाल चतुर्वेद का कंटेंट है, अब बता दो जवाब, अरे अब बता दो जवाब, कौन दे रहा है, बाल चतुर्वेद का कंटेंट कौन सा है इसमें, बताएंगे। पाइपर लॉन्गम। वैसे किसका साइंटिफिक नेम है, एकोरस कैलेमस किसका नाम है, बताना, एकोरस कैलेमस किसको बोलते हैं, बोलो। अरे पहले का जवाब तो दे दो, किसका है एकोरस कैलेमस, किसको बोलते हैं। ये तो है कंटकारी, सोलेनम सुरातेंस तो कंटकारी को बोलते हैं, ये बोलते हैं पिपली को, ये बोलते हैं अर्क को, और एकोरस कैलेमस बोलते हैं वचा को। ठीक है ना। चलो, धतूरा। चलो, चलिए आज की क्लास समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, मजे आए कि नहीं आए, अरे मजे आए कि नहीं आए, बोलो आज की क्लास में मजे आए क्या। चलिए फिर बात करते हैं कल।
मिलते हैं कल, है ना। धन्यवाद, गुड नाइट।